राजस्थान के कोटपुतली में 3 साल की मासूम चेतना 6 दिन तक बोरवेल में फंसी रही। हादसे के कई घंटे तक शरीर में हलचल भी थी, लेकिन बाहर निकलने के लंबे इंतजार और भूख प्यास ने चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं। इस घटना के पीछे जितना जिम्मेदार चेतना के परिजन हैं, उससे ज़्यादा लापरवाही उन अधिकारियों की है जिन्होंने 29 घंटे केवल देसी जुगाड़ के भरोसे बर्बाद कर दिए। देसी तरीके फेल होने के बाद प्लान बी पर काम शुरू किया गया। राजस्थान का सबसे लंबा और कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन का दावा करने वाली जिला कलेक्टर खुद 2 दिन बाद घटनास्थल पर पहुंची। इससे पहले 10 दिसंबर दौसा जिले में बोरवेल में गिरे 3 साल के मासूम आर्यन को बचाने में नाकामयाबी भी हासिल हुई थी और ऐसी ही वजह सामने आई थी। बीते 6 साल में 59 से ज्यादा बोरवेल हादसे भी हुए हैं। आपको बता दें कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है। कोटपुतली के इस रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या चुनौतियां और क्या लापरवाहियां रही है, वो आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स की मदद से जाना कि आखिर बोरवेल हादसे क्यों हो रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन क्यों फेल हो जाते हैं। सबसे पहले बात करें लापरवाही। कोटपुतली की कीरतपुरा की बड़ियाली की ढाणी की चेतना सोमवार 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट पर फंस गई थी। आपको बता दें कि चेतना बोरवेल में गिरी तब वो महज 15 फीट पर अटकी थी। उसके रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन परिजनों ने जोखिम को अनदेखा कर बोरवेल में रस्सी डालकर अपने लेवल पर ही उसे बाहर निकालने का प्रयास किया था। अंदर रस्सी डाली जिससे कि मासूम चेतना उसे पकड़े और बाहर निकलाए, लेकिन आशंका है हाथ ऊपर करने से बोरवेल की दीवारों और चेतना के बीच गैप बन गया। इससे वो फिसल कर करीब 80 फीट गहराई तक चली गई। अब करना क्या था? दरअसल ऐसे जो मामले होते हैं, यानी कि स्पेशल जो मामले होते हैं, रेस्क्यू टीम बोरवेल में फंसे बच्चों को पहले अम्ब्रेला लॉक या एल शेप की रोड से होल्ड करते हुए फिक्स कर देते हैं, जिससे कि बच्चा जितनी गहराई पर होता है उससे नीचे नहीं खिसकता। लेकिन रेस्क्यू टीम से पहले के प्रयास जो थे वो भारी पड़ गए, यानी कि बच्ची को बचाने का जो प्रयास किया गया था वो प्रयास विफल हुआ। अब दूसरी लापरवाही। दोपहर 2 बजे स्थानीय प्रशासन को हादसे की जानकारी मिल गई थी। बावजूद इसके आधे घंटे बाद एसडीआरएफ एनडीआरएफ को बुलाने का कॉल लिया गया। इस बीच देसी जुगाड़ से बच्ची को निकालने के प्रयास शुरू किए गए। 2.25 घंटे बाद, यानी कि 5:15 के करीब एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तब तक मासूम फिसलकर तकरीबन 150 फीट की गहराई तक पहुंच गई। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम पहुंची तो सही, लेकिन सही मायने में टीम ने 9:30 पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहां क्या करना था? सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमें, यानी कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ 2 घंटे के भीतर पहुंच जाती तो शायद 80 फीट पर ही चेतना को होल्ड किया जा सकता था। पहले दिन की बात करें, 23 दिसंबर को ये घटना घटित होती है लगभग दोपहर के 1:50 पर कोटपुतली के कीरतपुरा की बड़ियाली ढाणी में बोरवेल में चेतना गिर जाती है। रात के 9:30 बजे एसडीआरएफ और एनडीआरएफ टीमों ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अब आ जाता है 24 दिसंबर का दिन, यानी कि दूसरा दिन। सुबह 9:30 बजे हुक में फंसाकर 15 फीट खींचने का प्रयास किया जाता है बच्ची को। इस पूरे घटनाक्रम में 4 घंटे लग जाते हैं।
और रेस्क्यू ज्यों का त्यों रहता है। अब समय हो चुके हैं रात के 10। हरियाणा से पायलिंग मशीन को बुलाया जाता है। अब आता है तीसरा दिन, यानी कि 25 दिसंबर का वो दिन जब सभी की धड़कनें तेज हो गई थी। दोपहर 1 बजे बोरवेल के पास 40 फीट खुदाई के बाद मशीन बंद करनी पड़ी। गुजरात से दूसरी मशीन मंगवाई गई। लगभग इस पूरे प्रोसेस में अब 8 बज चुके हैं। उत्तराखंड टनल हादसे में सफलता दिलाने वाली रेड माइनर्स की टीम पहुंचती है। हालांकि कहा जाता है जो दूसरी मशीनें नहीं कर सकती वो रेड माइनर्स मिनटों में कर जाती है, लेकिन यहाँ तो रेड माइनर्स भी विफल हो गई। अब चौथा दिन यानी कि 26 दिसंबर बीत जाती है। शाम 5:45 पे 170 फीट गड्ढा खोदा गया। कलेक्टर ने कैमरा डालकर गहराई नापी। शाम के 6:30 बज चुके हैं। क्रेन से सेफ्टी पाइप लगाना शुरू किया गया। इस पूरे प्रोसेस के बाद दिन आ जाता है 5वां, यानी कि बच्चे को फंसे अब 5 दिन हो चुके हैं। 27 दिसंबर दोपहर 12:15 पर गड्ढे में पाइप फिट किए गए। बारिश के कारण काम को रोक दिया गया। बारिश तेज होने के कारण समय बीतता गया। शाम के 7:32 पर पाइप गड्ढे में उतारने की प्रक्रिया शुरू की गई। इस पूरे प्रोसेस को होते हुए रात के 12:14 हो चुके। बारिश के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया। अब दिन छठा आ चुका है और न चेतना की कोई खबर है और इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुबह 9:50 2 जवान पाइप में उतरे। ऑक्सीजन लेवल चेक किया गया। दोपहर 12:49 पर एनडीआरएफ की पहली टीम बाहर आई। डॉक्टर्स ने उनका हेल्थ चेकअप किया। इसके बाद रात को 9:30 बजे सुरंग में हॉरिजॉन्टल खुदाई की गई। आज 29 दिसंबर है और बच्ची को फंसे हुए लगभग कहूंगी कि 7वां दिन होने को जा रहा है। तीसरी बड़ी लापरवाही पड़ताल में सामने आया कि जिस बोरवेल में चेतना खेलते समय गिरी थी उससे पाइप पहले ही बाहर निकाल लिए गए थे। अब वह मिट्टी का गहरा गड्ढा था। अंदर नमी होने और मिट्टी चिकनी होने से ये आशंका पहले से ही की जा सकती थी कि देसी जुगाड़ से रेस्क्यू सफल होने के चांस बेहद ही कम है। लेकिन मौके पर मौजूद इंसिडेंट कमांडर, एडीएम व एसडीएम इसे भांप नहीं पाए। इंसिडेंट कमांडर दूसरे प्लान पर काम शुरू ही नहीं कर पाए थे। उन्हें अगर तत्काल ही पाइलिंग मशीन से वो काम शुरू कर जाते तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई है उसे टाला जा सकता था और शायद बच्ची को बाहर निकाला जा सकता था। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों और इंसिडेंट कमांडर का हायर लेवल कोऑर्डिनेशन खराब रहा। 2 दिन तक तो जिला कलेक्टर मौके पर ही नहीं पहुंची। एक्सपर्ट्स ने बताया कि मंगलवार को हादसा होने के तुरंत बाद ही पाइलिंग मशीन मंगवाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एडीएम, एसडीएम ने इस पर गंभीरता से विचार ही नहीं किया। लंबे टाइम तक देसी जुगाड़ के भरोसे किसी चमत्कार की आस में ही बैठे रहे। 29 घंटे बर्बाद होने के बाद पाइलिंग मशीन मंगवाने का डिसीजन लिया गया। इसके बाद भी मशीन को रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह तक जल्द पहुंचाने की कोई तैयारी नहीं दिखाई गई। पाइलिंग मशीन को घटनास्थल तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने में भी काफी टाइम बर्बाद हो गया। हो सकता है अधिकारियों को पहले दिन से ही प्लान बी की संभावनाओं पर काम करते हुए तत्काल सारे इंतजाम करवाने चाहिए थे, क्योंकि हरियाणा के मानेसर से जो पाइलिंग मशीन मंगवाई गई थी वो हादसे के 33 घंटे बाद मौके पर पहुंची थी। फिर उसने 9 घंटे बाद सुरंग खोदना शुरू किया था। तब तक चेतना को बोरवेल में फंसे 42 घंटे बीत चुके थे। बता दें कि चेतना के रेस्क्यू में देरी के जिम्मेदार कौन कौन हो सकते हैं। चेतना के अपने
यानी कि बोरवेल खुला छोड़ने की भारी लापरवाही जो बरती गई। मासूम और अबोध बच्चियों को यहाँ अकेले खेलने के लिए छोड़ दिया जाता है, या जहाँ भी आपके आसपास ऐसे बोरवेल दिखाई पड़ते हैं जो खुले हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए ताकि मासूम बच्चे इनके भेंट ना चढ़ें। दूसरा, अगर जिम्मेदार किसी को ठहराया जाए तो इंसिडेंट कमांडर, यानी कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इंसिडेंट कमांडर एडीएम ओम प्रकाश सारण और एसडीएम ब्रजेश चौधरी थे। इनके निर्देश पर ही रेस्क्यू टीमें काम कर रही थी। रेस्क्यू टीम के पायलिंग मशीन मंगवाने के प्लान पर गंभीरता से काम क्यों नहीं किया गया? इससे रेस्क्यू ऑपरेशन का टाइम बर्बाद हुआ है। तीसरा, जिम्मेदार किसे ठहराया गया है? जिला कलेक्टर को। हादसे के पहले 2 दिन तक कल्पना अग्रवाल मौके पर ही नहीं पहुंची, न परिजनों से मिली अभी तक। वजह पूछने पर उन्होंने कहा कि 2 दिन तक छुट्टी होने पर हवाला दे दिया गया। उच्च अधिकारी होने के नाते हाई लेवल मॉनिटरिंग नहीं होने से रेस्क्यू टीमें और इंसिडेंट कमांडर ने कोऑर्डिनेशन की कमी साफ यहां इनकी देखने को मिली है। आपको बता दें कि 18 सितंबर 2024 को दौसा के बांदीकुई इलाके के जोधपुरिया गांव में खेत में खेलते हुए 2 साल की मासूम नीरू करीब 35 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। इसके ठीक बगल में 600 फीट गहरा बोरवेल भी था। गड्ढे में 17 घंटे तक फंसी रही 2 साल की मासूम को एनडीआरएफ ने सुरंग खोदकर बचाया था। इस रेस्क्यू के सफल होने के पीछे 2 महत्वपूर्ण फैसले थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण माना गया था कि इस केस में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और मौके पर पहुंचे इंसिडेंट कमांडर ने जबरदस्त तत्परता दिखाई थी। हादसे के महज आधे घंटे के बाद ही रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया था। टीम को बुलाने का कॉल भी तत्काल ही लिया गया था। महज 4 घंटे बाद अजमेर से एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और दूसरा, यहाँ पर इंसिडेंट कमांडर ने देखा था कि इसके बाद जब देसी जुगाड़ से कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी तो उन्होंने महज 9 घंटे बाद रात 2 बजे प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया था। हादसे वाली जगह के पास एक गड्ढा खोदना और सुरंग बनाना स्टार्ट कर दिया था। यही कारण रहे कि 17 घंटे बाद रेस्क्यू टीम सुरंग के रास्ते नीरू को जिंदा बाहर ला पाई थी। दौसा में हुए हादसे की जानकारी सभी को है। 3 साल का आर्यन। यह हादसा हुआ था 10 दिसंबर 2024 को। 3 साल का आर्यन 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। 56 घंटे चले रेस्क्यू के कारण हम उसे जिंदा नहीं बचा पाए। क्यों नहीं बचा पाए? क्योंकि देसी जुगाड़ के भरोसे ही प्रयास करती रही हमारी टीमें। आखिर 27.5 घंटे बाद पाइलिंग मशीन बुलाई मौके पर। मशीन खराब हो गई तो दूसरी मंगवाई। इससे रेस्क्यू इतना लंबा चलता रहा कि 56 घंटे बाद बच्चे को बाहर निकाला गया और बच्चे ने दम तोड़ दिया। वहीं एक घटना बात करते हैं बाड़मेर की, जो 20 नवंबर 2024 को हुई है। गुड़ामालानी में 4 साल का मासूम नरेश 100 फीट गहरे बोरवेल में गिरा। 6 घंटे बाद उसे बाहर निकाला गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। क्यों? बोरवेल में पानी भरा हुआ था। रेस्क्यू किए जाने से पहले ही उसकी डूबने से मौत हो गई थी। अगर हम एक बात और करते हैं कि जयपुर सिविल डिफेंस टीम के डिप्टी कंट्रोलर और कंट्रोलर जिन्होंने इस पूरे के पूरे रेस्क्यू की जानकारी दी और उन्होंने क्या कुछ बताया कि क्या क्या परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बोरवेल कामयाब नहीं होने पर उसमें लगे पाइप दूसरे काम के लिए बाहर निकाल लेते हैं और गड्ढों को इसी तरीके से खाली छोड़ देते हैं। उसमें कोई बच्चा गिरता है तो उसे निकालने के दौरान मिट्टी गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। ज़्यादा गहराई में चिकनी मिट्टी और पानी होने के कारण उस गड्ढे में कोई भी इक्विपमेंट काम नहीं करता है।
बच्चों को बाहर निकालने के लिए अभी तक कोई स्पेशलाइज्ड या रोबोटिक सिस्टम डेवलप नहीं किया जा सका है। देसी जुगाड़ या कहें कि देसी तकनीक ही काम में ली जा रही है। ये भी पूरी तरह से इंजीनियरिंग सोच वाली और जल्द रिजल्ट देने वाली नहीं होती। बचाव टीम अपना एल टाइप या अम्ब्रेला टाइप इक्विपमेंट बनाती है। यही प्लान ए होता है। ये प्लान पहले इसीलिए अपनाना पड़ता है कि ज़्यादा देर तक मासूम के भूखे प्यासे बोरवेल में फंसा रहने से जान का खतरा बना रहता है। रेस्क्यू टीम के पास प्लान बी भी होता है, जिसमें पाइलिंग मशीन